हेलो, नमस्कार। B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है। वेलकम है। मैं आपसे बात करूंगी किताबों की, कुछ आपकी पसंद की तो कुछ अपनी, कुछ अलग ही तरह की अद्भुत किताब को लेकर के आई हूँ। यह है विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी की लिखी राम के पथ पर रामायण के संग संग। यह 308 पेज की किताब है जिसका मूल्य है 299, जो कि हापर इंडिया से प्रकाशित हुई है। विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी ने राम के 14 वर्षों के वनवास पथ पर प्रवास का निर्णय तब लिया जब वह भारत के नक्शे पर चित्रकूट ढूंढ रहे थे, और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि चित्रकूट असल में है कहाँ। इस घटना ने उनकी उत्सुकता बढ़ा दी और वह रामायण में वर्णित स्थलों की खोज में निकल पड़े। उनकी यह राम के पद चिन्हों की यात्रा अयोध्या से आरंभ हुई और दंडकारण्य के जंगलों से होती हुई पंचवटी, वर्तमान के नासिक के निकट, किष्किंधा, हम्पी के निकट, रामेश्वरम और श्रीलंका तक गई। यात्रा के दौरान उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि रामायण की गाथा का स्थानीय लोक गाथाओं, किस्सों और मान्यताओं से कितना गहरा संबंध है, और इस महाकाव्य की कथा वस्तु की नैतिक और धार्मिक सीख किस प्रकार भारतवासियों को एक सूत्र में बांधे रखती है। आज हजारों वर्षों बाद भी रामायण राम, सीता और लक्ष्मण की भूमि पर वास कर रहे लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। यह अद्भुत पुस्तक इस रोचक यात्रा के माध्यम से पाठकों को एक बार फिर रामायण से जुड़ने और उसे जानने के लिए प्रेरित करेगी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होगी। अब आपको सुनाती हूँ इसी किताब से एक अंश। कनक महल बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर है। मंदिर के सामने का प्रांगण संगमरमर का बना है और परिसर में कहीं कहीं सुंदर टाइल्स लगे हैं और कई जगह पेंट किया हुआ है। हमने राम सेवक दास से मंदिर परिसर के विषय में पूछा। इस महल का पुनरुद्धार करने वाले महाराजाओं की लंबी सूची है, जिसमें श्री राम और सीता जी के पुत्र कुश और महाराज विक्रमादित्य के नाम भी शामिल हैं। हाल ही में 1948 में ओरछा की महारानी ने इसकी मरम्मत करवाई। अभी भी ओरछा का राज परिवार ही इस मंदिर की देखरेख कर रहा है। पुजारी आगे कहते हैं, आपको इस मंदिर में दिव्य दंपति की पूजा करने के लिए केवल शुद्ध हृदय की आवश्यकता है, वैसे ही जैसे बाल मुनि प्रज्ञादास का था। ऐसा कहकर वह एक कहानी सुनाते हैं। प्रज्ञादास से उनके मित्र ने कहा, मेरी बहन श्रावण मास में हमारे पास रहने आई है। मेरी भी, दूसरे मित्र ने कहा, और सारे दोस्त प्रज्ञादास को ताना मारते हुए हंस पड़े, क्योंकि प्रज्ञादास की कोई बहन नहीं थी। तुम कितने अभागे हो, वह झूठी सहानुभूति के साथ बोले, तुम्हारी तो बहन ही नहीं है। वह दुखी और व्याकुल बच्चा अपनी विधवा माँ के पास भागता हुआ गया और उनसे पूछा कि केवल उसकी कोई बहन क्यों नहीं है। ओ, पर तुम्हारी बहन है ना, माँ उसे सांत्वना देती हुई बोली। उसका नाम जानकी है और उसका विवाह अयोध्या के राजा रामचंद्र से हुआ है। यदि वह अपने राजकार्यों में व्यस्त न होती तो तुमसे अवश्य मिलने आती। प्रज्ञादास ने अपनी बहन से मिलने की ठान ली और अयोध्या के लिए निकल पड़ा। वह पूरे शहर में अपनी बहन और राजा रामचंद्र के बारे में पूछताछ करने लगा, पर उसे जवाब में सिर्फ उपहास मिला। भूख और थकान से चूर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। नींद में ही उसकी सिसकियां निकल जाती। अपने हृदय में प्रज्ञादास की कराहट की आवाज सुनकर श्री राम और सीता जी कनक महल के मंदिर में प्रकट हुए और उस बालक से मिलने गए, जिसे इतिहास के एक महान संत के रूप में ख्याति मिली। श्री राम की सवारी के हाथियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज से प्रज्ञादास की नींद खुल गई। प्रज्ञादास उठा और निर्भीकता पूर्वक राजसी वस्त्र पहने मनुष्य से पूछा कि उसे रामचंद्र कहाँ मिलेंगे। मैं ही रामचंद्र हूं, उन्होंने उत्तर दिया, और यह तुम्हारी बहन जानकी है। श्री राम सुनहरी पालकी में बैठी सीता जी की ओर संकेत करते हुए बोले, वह मेरी बहन नहीं हो सकती। प्रज्ञादास बोला,
कौन सी बहन पहली बार अपने भाई को देखकर भी पालकी में ही बैठी रहेगी? यदि वह मेरी बहन होती तो मेरे पास भागती हुई आती और मेरे चरण अपने आंसुओं से धोती। सीता जी से रहा नहीं गया और वह पालकी से उतरी और प्रज्ञादास के चरणों में गिर गईं। इसी कारण से प्रज्ञादास श्री राम के परम भक्तों में से एक माने जाते हैं और उनका नाम अमर है। कनक महल से बाहर आते वक्त हमारे मन में शंका थी कि उठी कि क्या हमारे हृदय भी सोने जैसे पवित्र हैं, जिससे हम भी राम के दर्शन पा लें। दंडित सा महसूस करते हुए अब तक के अपने शोध की सीमाओं और कमियों को समझते हुए हम अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए तत्पर थे, किंतु उसके लिए हमें अपनी यात्रा उस स्थान से आरंभ करनी होगी जहाँ से राम ने अपने 14 वर्ष लंबे वनवास को प्रारंभ किया। विक्रांत जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में। और मैंने आपकी जो बुक देखी और थोड़ा सा पढ़ा राम के पथ पर, उससे जुड़े कुछ सवाल हैं। पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपने इतने अनूठे विषय और यात्रा पर गए और उस पर किताब लिख करके अपने पाठकों के लिए लाए। तो मेरा पहला सवाल ये है विक्रांत जी कि आपने अपनी बात कहने के लिए किताब का माध्यम ही क्यों चुना? एक्चुअली हमें लगा कि किताब जो है वाचकों के हाथ में रहेगी, वो पढ़ेंगे उसे, उसको रेफर कर सकते हैं। और ये किताब जो है वो यात्रा के अनुभव और रामायण की अद्भुत कहानियां, अननोन स्टोरीज और लेसर नोन स्टोरीज की तरह है जी। तो इसको ब्लॉग भी लिख सकते थे, पर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और बाद में हमने सोचा कि इसको शायद हम वीडियोग्राफ भी कर सकते थे जी। पर हमें बाद में ये किताब के राइट्स एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने खरीदे हैं और अभी उसका एक OTT पे ट्रैवल सीरियल बन के शीघ्र ही वो टीवी पे आएगा। क्या तो बात लोगों को बड़ा मजा आएगा, जी। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वो हमारा जो यात्रा का अनुभव है जी, वो लोग देख पाएंगे। क्या बात है। इस सूचना के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक चीज़ जो मैंने देखी कि आपने जब ये शुरू किया तो एक तरीके से प्रभु कृपा से ये विषय आपको सूझा, तो इसमें आपको पूरी यात्रा में समय कितना लगा? हमें लगभग हम 10 से 12 जगहों पे गए और हर एक जगह पे हम कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन रुकते थे। तो ये पूरी यात्रा जो है उसे टोटल कवर करने में हमें 1.5 साल लगा। 1.5 साल लगे, क्या बात है। और आप साथ साथ अपना बातें संकलित भी करते जा रहे थे, अपने अनुभव संकलित भी करते जा रहे थे। हर जगह हम जाते थे तो उस जगह के बारे में पहले तुलसी रामायण, रामचरितमानस, रामायण पढ़ के जाते थे और फिर उसके बाद हम बहुत से लोगों को सवाल पूछते थे। हम कोशिश ये करते थे कि वहाँ की कुछ गाथाएं, कुछ कहानियां, कुछ ऐसी चीजें मिले जो लोगों को पढ़ने में मजा आएगा और जिसके बारे में कम पता हो। तो ये किताब का ये विषय अचानक ही सूझ गया? बस हम ऐसे ही बैठे बैठे एक बार हम जयपुर में मतलब ऐसी छुट्टी मनाने गए थे तो बात की कि चित्रकूट कहाँ पे है जी। और फिर हमें पता चला कि हमने 100 लोगों से पूछा, उसमें से ज्यादातर लोग बता नहीं पा रहे थे कि चित्रकूट कहाँ है, और अगर पता भी था तो उनको चित्रकूट के बारे में उसका क्या महत्व है रामायण में जी, इसके बारे में बहुत कम पता था। तो एक छोटी सी बात जैसे निकली कि चित्रकूट जब गए तो हमें पता चला कि 11 साल 11 महीने और 11 दिन जी प्रभु श्री राम और सीता माता लक्ष्मण जी वहाँ रुके थे जी। तो रामायण के वनवास के 14 सालों में उन्होंने 12 साल वही निकाले और वो बात शायद पंचवटी में खत्म हो जाती अगर वहाँ पे सीता माँ का अपहरण नहीं होता जी। तो बाकी के जो वनवास का जो वो 2 साल है वो बहुत जल्दी निकल गया, मतलब 12 साल उन्होंने चित्रकूट में निकाले। ये बात भी हमें चित्रकूट में जाने के बाद ही पता चली। वाह, क्या बात है। और करते करते देखिए बात जो है श्रीलंका तक चली गई, कहानी ऐसे ले गई आगे। बहुत मजा आया जी। श्रीलंका में जो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी रामायण के ऊपर बहुत सिस्टमैटिक टूर प्लान बनाया हुआ है और 12-13 दिन तो मतलब बहुत कम है, वहाँ पे आप तो उससे भी ज्यादा समय बिता सकते हैं। अच्छा, जो वीडियो वगैरह में दिखाते हैं वो किनारे से ऐसे जा रही खो जैसी दिखती है, वो सब वैसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताइएगा कि राम कथा से जुड़ी कोई किताब या फिल्म है जो आपको बहुत प्रेरित करती हो? बचपन में तो सबने रामानंद सागर की रामायण देखी थी, वो मतलब की याद है, पर सी राजगोपालाचारी की रामायण है बहुत सुंदर और सरल भाषा में, आपको अंग्रेजी में है वो जी, वो पढ़ने में मजा आया। नरेंद्र कोहली जी की बहुत रिसर्च की हुई अभ्युदय रामायण करके अभ्युदय जी हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगा। और
चौपाइया पढ़ने में जो रामचरितमानस में मजा आता है, और कोई अगर थोड़ा सा उसे गा के सुनाए और थोड़ा सा उसका अर्थ उसका थोड़ा सा बताए, जी हाँ, जी हाँ, तो सबसे ज्यादा मजा रामचरितमानस में आता है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो ज्यादातर लोग उसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो उसका मजा जो है वो खत्म हो जाता है। जी और अर्थ निकालने के लिए उसको अंग्रेजी में या हिंदी में पढ़ते थे। जी जी पर चौपाइया जो है वो रामचरितमानस थी, जी वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत सबसे उसे तो मतलब हम चित्रकूट में बड़े मतलब आश्चर्य की बात है, हमने बहुत जगह देखा कि 24/7/365 मतलब वो जी कंटिन्यूसली जो है 40-40 साल से मानस का पाठ हो रहा है। अच्छा 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे आता है, हाँ और हाँ मानस जो है वो पाठ किए जा रहे हैं लोग, कोई घरों में कोई मंदिरों में, और 40-50 सालों से वो चल रहा है। क्या बात है, बहुत मजा आया वो ये सुनने तो में। अद्भुत बात बताई आपने। Yes, yes. अच्छा, Because फिर राम कथा से जब इतना आगे चलते हैं तो क्या कोई पात्र विशेष भी है जो कि आपके दिल में या आपको इतना प्रेरित करता हो, दिल में बस गया हो? एक्चुअली सबसे ज्यादा तो हमें मतलब जैसे पूरी जर्नी में रामायण के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर जी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने जी ये रामचरितमानस वो तो पहले राम के भक्त थे और राम की कहानियां सुनाते थे, जी जी और रामचरितमानस लिखना ही शुरू किया आफ्टर द एज ऑफ 70, आई थिंक 74 या 76 की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। जी तो उससे प्रेरणा मिलती है कि आप किसी भी कार्य को किसी भी उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा जी मानस के बारे में कहानियां इतनी हैं, तो जब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में लगाया, जो ब्राह्मण लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे, जी और वो सबसे नीचे किताब रखी और अगले दिन जो है सुबह ऊपर आ गई, और उसके ऊपर शिव जी के खुद जो है वो ब्लेसिंग्स थे। जी तो जी किसी को, और हम उनके घर पे भी गए, जो राजापुर करके जगह है चित्रकूट के पास 70 हाँ किलोमीटर यमुना किनारे, जी और वहाँ जाके हमने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की कुछ कागज भी देखे जो उनके भक्त जो है उनकी फैमिली के पास रखे हुए हैं। ओके, तो वो बहुत प्रेरणादायक था। क्या बात है, ये तो एक तरीके से भाग्यवश ही हुआ कि वहां तक पहुंच पाए और उनके दर्शन मिले। और लोग मिलते गए और उन्हें गाइड करते गए। जैसे हम श्रीलंका गए तो हमारे टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि आप जाके विश्व हिंदी परिषद के जो श्रीलंका में जो मुख्य है जी उनसे जाके मिलिए। उन्होंने श्रीलंका के रामायण के ऊपर बहुत रिसर्च किया हुआ, तो उनसे कुछ कहानियां मिली। तो अच्छा ऐसे मतलब अननोन और मतलब लोगों से हमें डायरेक्शन मिलते गए, और हम अपना जो है राह पर आगे बढ़ते चले गए। क्या बात है। अच्छा, ये एक चीज़ ऐसी जब आप बात करते हो उससे मेरे को दिमाग में ऐसे आ रहा है कि क्या आपको भी किताब लिखने के लिए होमवर्क करना पड़ा? हमें रामायण के बारे में हमने बहुत, क्योंकि जब हम लोगों से सवाल पूछते थे तो हम चाहते थे कि हमारा होमवर्क हो। जी हमने 4-5 रामायण जो है पढ़ा हो, उसके बारे में रिसर्च किया हो, और फिर वापस आके हम फिर क्रॉस चेक करते थे कि जो कहानियां बता रहे हैं वो कौन से रामायण में उसका क्या उल्लेख है। जी जी किताबें तो मैंने उसके पहले भी लिखी थी। हम्म तो मैंने 12 मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो आपको कलिंग से पब्लिश हुआ था। जी हाँ और जी मैंने अपनी भी और एक 2 किताबें लिखी थी। तो किताबें लिखने का मतलब एक तरह से अनुभव था। मेरे जो को ऑथर है दिनेश कुलकर्णी जी, जी वो भी काफी ब्लॉग लिखते हैं, तो उनको ब्लॉग लिखने की एक आदत थी। ओके। तो वो दोनों मिलकर लिखने में बहुत मजा आया। तो लेकिन अगर आप दोनों को साथ में भी मतलब किताब लिखने के लिए मतलब होमवर्क करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि एकदम से आप लिखना शुरू कर सकें और लिखते चले जाएं, ऐसा नहीं होता? नहीं, हम लोगों से मिलते थे, उनकी बातें रिकॉर्ड करते थे, फिर रिकॉर्ड को वो घर पे आके सुनते थे। जी उसके बाद फिर 3-4 रामायण से क्रॉस चेक करके उसके बारे में नोट्स बनाते थे। तो वो 1.5 साल में हम जब जहाँ जाते थे तो वो हम काम पैरेलली करते जा रहे थे। ओके ओके। तो सर विक्रांत जी, जब मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ तो मैं अपने पॉडकास्ट में एक चीज़ का बड़ा अपील करती हूँ अपने पाठकों से, सुनने वालों से, कि बुक पायरेसी के बारे में हम एक अपील ज़रूर करते हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक ये एक लेखक के लिए और वाचक के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो ओरिजिनल किताबें खरीदें। आजकल ऑनलाइन भी मिलती है, पर कभी कभी कोई जगह पे कुछ पीडीएफ मिल जाता है जी। और मैंने देखा है कि ज्यादातर उसका जो पढ़ने का जो अनुभव है उसमें भी मजा नहीं आता जब आप डाउनलोड करके कोई किताब पढ़ते हैं, और ओरिजिनल में जो हाथ में लेके आप पढ़ोगे जी तो उसका मजा कुछ और है, और उसको सभी को उसमें फायदा है।
फिर उसमें एक और भी चीज़ है कि हमारे लेखक और प्रकाशक को कुछ भी नहीं मिलता जिनकी सारी मेहनत लगी होती है, बुक पायरेट हो जाती है तो उसके बाद। बिल्कुल, रॉयल्टी में तो बहुत ही कम पैसा मिलता है जी, और अगर वो भी चला जाए तो फिर लेखक को तो कुछ भी नहीं बचता। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है विक्रांत जी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी किताब लिखने के लिए, और हमारे पाठकों के लिए कुछ आप सबक या कोई सीख देना चाहेंगे? रामायण बस एक्चुअली प्रभु श्री राम की तो मतलब आदर्शवाद इतने जबरदस्त है कि जब कहानियां हम देखते हैं तो उसमें सारे भाव आपको नजर आते हैं, जी, फ्रॉम कंपन टू लव टू और प्राण जाए परिवर्तन में जाए, तो मतलब वो आप पढ़ो तो उसकी मजा और अपने हिसाब से अपने लाइफ में उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आज तो हम बड़े अच्छे दिन पे बात कर रहे हैं कि कल जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, तो बहुत ही शुभ दिन है जी। तो कल तो पूरा देश जो है बिल्कुल राममय हो जाएगा। ऐसा माहौल है, जो रास्ते पे भी हम बाहर निकले थे जी, चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत ही त्योहार का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी हमसे बात करने और जुड़ने के लिए। आपको आपकी आगामी किताबों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू जय श्री राम। तो अभी आप सुन रहे थे राम के पथ पर के एक लेखक को ऑथर विक्रांत पांडे जी से। B2B बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आज इतना ही। अभी आपने जो अंश सुना वह था राम के पथ पर पुस्तक से, जिसे लिखा है विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी ने। अब आपसे मुझे एक अपील करनी है बुक पायरेसी के बारे में। बुक पायरेसी के बारे में मैं लगातार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक मेजर कंसर्न है, एक इशू है किताबों से जुड़ा हुआ। बुक पायरेसी यानी नकालों की बनाई असल सी दिखती नकली किताब जो अक्सर आधी से भी कम कीमत पर आपको मिला करती है रेड लाइट पर, फुटपाथों पर या कहीं भी सड़क चलते। इससे सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं किसका होता है? लेखक और प्रकाशक का। वह हक मारती है लेखक का और प्रकाशक का। आप अपने थोड़े से पैसे बचाने के लालच में सबसे बड़ा नुकसान करते हैं अपने ही प्रिय लेखक का, जिसने अपने कई साल और ज्ञान उस किताब को लिखने में खर्च किए होते हैं और उसे बदले में अपनी किताब की ही पायरेटेड प्रति का एक पैसा नहीं मिलता। सब वो नक्कालों के पास चला जाता है। ज़रा सोच कर देखें कि आपके प्रिय लेखक पर क्या गुजरती होगी ऐसे में। अगर वो लेखक के तौर पर जीने की कोशिश कर रहा हो तो कितना मुश्किल हो जाता होगा अगर उसके पाठक ही उसकी असल नहीं पायरेटेड किताब ही खरीद कर पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ पायरेटेड किताब खरीदने से पहले अपने लेखक के बारे में ज़रूर सोचें, उस प्रकाशक के बारे में ज़रूर सोचें जिसकी पूरी टीम ने मिलकर लेखक के लिखे को आपके पास लाने का असल काम किया होता है, असली मेहनत की होती है। किताब को पढ़ना एक कम्युनिटी हैबिट बनाने की कोशिश करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।